नमस्कार, आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र का ये बेहद खास प्रोग्राम। 2024 के लिए देश की राजनीति तैयार होती हुई दिखाई दे रही है और अलग अलग खेमों में बढ़ती हुई भी दिखाई दे रही है और हर छोटी बड़ी घटना के साथ 2024 के रुझान भी तलाशे जाने लगे हैं। कर्नाटक का नतीजा आया तो 2024 में नरेंद्र मोदी की हार का रुझान देखा गया। उसके बाद अडानी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी तो बताया गया कि यह मुद्दा विपक्ष के हाथ से निकल गया, तो नरेंद्र मोदी की पार्टी के नंबर अब बताए जाने लगे। इसके बाद दिल्ली में एलजी को एक बार फिर केजरीवाल सरकार का बॉस बनाने के लिए केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस लेकर के आई, तो अरविंद केजरीवाल अब पूरे विपक्ष को एकजुट करने के लिए देश भर में घूम रहे हैं। आज वो महाराष्ट्र में हैं, कल वो ममता बनर्जी से मुलाकात कर रहे थे, इससे पहले नीतीश कुमार से मीटिंग कर चुके हैं। तो वो अलग एक खेमाबंदी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर इस ऑर्डिनेंस को परास्त करने के लिए राज्यसभा में वो बिल हरा दिया गया तो ये विपक्ष की पहली जीत होगी और एकजुट होने का अच्छा मौका है। 2024 का सेमीफाइनल भी है। लेकिन अब एक ऐसे मुद्दे पर सरकार और विपक्ष आमने सामने खड़ी हुई दिखाई दे रही है जो देश के लिए किसी भी सूरत में अच्छा नहीं कहा जा सकता। देश को एक नई संसद मिल रही है, संसद की इमारत मिल रही है और इसको लेकर कंट्रोवर्सी यह है कि समूचा विपक्ष एक सुर में उसकी 28 तारीख को जब प्रधानमंत्री उस इमारत का उद्घाटन करेंगे तो उसका बॉयकॉट करने की घोषणा कर चुका है। उस पत्र में साफ लिखा है कि सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया है, उन्हें उस उद्घाटन समारोह में न बुलाकर, और इसीलिए इस तानाशाही सरकार के उस समारोह में हम शामिल नहीं होंगे। तो क्या हमारे देश की पॉलिटिक्स अब इतनी बटी हुई, इतनी टूटी हुई दिखाई दे रही है? ये हमारे देश की राजनीति अब मनभेद, मतभेद से ऊपर उठकर क्या द्वेष की राजनीति बन चुकी है? इसी पर आज हम बहस करेंगे। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से, स्वागत कीजिए। प्रियंका कक्कड़ जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी से, स्वागत है प्रियंका जी। दीपक झा जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं और ए के वाजपेयी साहब हमारे साथ हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से। बहुत स्वागत है आपके वाजपेयी साहब। शुक्ला साहब जी, इससे शुभ मुहूर्त किसी भी या शुभ घटना किसी देश के लोकतंत्र के लिए क्या हो सकती है? हमारे जैसी डेमोक्रेसी के लिए, जिसे हम कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी। प्रधानमंत्री ने भी कहा ऑस्ट्रेलिया में जी कि उस देश के लोकतंत्र का मंदिर नया बन रहा हो और उसके गर्भगृह का उद्घाटन हो रहा हो और वहां विपक्ष ही ना पहुंचे, केवल सरकार के नुमाइंदे। 19 पार्टियों ने बॉयकॉट कर दिया उस सत्र को, उस समारोह को। निश्चित तौर पर अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब आप इस देश की संसद का निर्माण प्रारंभ करते हैं तभी से विरोध प्रारंभ होता है। सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई जाती है और सुप्रीम कोर्ट पाता है कि सेंट्रल विस्टा और पार्लियामेंट, इसका निर्माण आवश्यक है। आज अब उसका जब उद्घाटन हो रहा है, भाई संसद का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कस्टोडियन है वो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। कार्यक्रम लोकसभा के अध्यक्ष आहूत कर रहे हैं। अब लोकसभा के अध्यक्ष यदि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को निमंत्रित करते हैं और एक भारत के स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में अगर लोकतंत्र के मंदिर का निर्माण कार्य रिकॉर्ड टाइम में पूरा हुआ है, स्वदेशी के हिसाब से पूरा हुआ है, स्वदेश में निर्मित हुआ है, स्वदेशी कंपनियों ने निर्मित किया है, उस पल को जो है उसको उत्सव के रूप में मनाने की बजाय आप शोकाकुल क्यों हैं? आप उसको अनावश्यक जो है विवाद क्यों आप घसीट रहे हैं? यह प्रश्न विपक्षियों से निश्चित तौर पर भविष्य काल में भी जनता जानना चाहेगी, वर्तमान में तो जानना चाहती है। देखिए, इसकी डिटेल्स में जाए बगैर आज तो जनता ये देख रही है कि भाई एक भव्य सुंदर हमारी संसद की इमारत बन रही है। क्या हमारी सरकार और विपक्ष के बीच में इतना भी संवाद नहीं है? कोई तार नहीं जुड़े हुए, औपचारिक अनौपचारिक कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है कि भाई आप उनको मना पाते, बुला पाते, उनके कोई एतराज है तो उनको सुन पाते, या विपक्ष अपनी बात आप तक पहुंचा पाता? इतना डेडलॉक है। लोकसभा अध्यक्ष के पास से बात रखने कब गए? किसने रोका इनको? और लोकसभा अध्यक्ष जो हैं, जो निर्णय ले रहे हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री जी को जो है बारंबार उनके प्रति आपके मन में इतनी गहरी नफरत है कि वो नफरत बार बार उभर कर आ जाती है आपकी, और प्रधानमंत्री के बारे में आप कुछ भी बोलते जाते हैं। अगर एक लोकतंत्र का मंदिर बन रहा है तो निर्माण कार्य का जिस दिन उसकी योजना बनती है से लेकर उसके लोकार्पण तक सतत विरोध के लिए विरोध करने का क्या औचित्य है? नहीं, आरोप यह है कि प्रधानमंत्री और आपकी सरकार किसी को साथ लेकर चलना ही नहीं चाहती, हर चीज पर अपना ठप्पा लगाना चाहती है, इतिहास में नाम दर्ज कराने के लिए कि यह इमारत आपकी सरकार ने बनाई थी, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, इसलिए इसका सारा का सारा काम, इसका जब इसका शिलान्यास हुआ, जब एम्बलम लगाया गया, इसकी पूजा और अब इसका उद्घाटन, सब कुछ एक व्यक्ति के उसमें केवल एक व्यक्ति नजर आया। देखिए क्या लिखा है, जयराम रमेश ने क्या लिखा, देखिए संसद गया कि नहीं गया? हाँ जी, लोकसभा अध्यक्ष के लोकसभा सचिवालय ने सारे दलों को
निमंत्रण भेजा उसका कि नहीं जवाब भेजा? आया है, यहां मेहमान है वो देंगे। मैं आपको जयराम रमेश की टिप्पणी बता रहा हूं जी। संसद में लोकतंत्र की शहनाई बजनी चाहिए, लेकिन जब से स्वघोषित विश्वगुरु पधारे हैं एक तंत्र की तोप चलाई जा रही है। इमारत नहीं, नियत बदलो। ये नियत जो है विपक्ष को बदलने की आवश्यकता है। इस देश में जो स्वतंत्रता प्राप्ति हुई, तो स्वतंत्रता प्राप्ति पे पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के रूप में ही वो सत्ता का हस्तांतरण कर रहे थे कि नहीं? महात्मा गांधी को क्यों नहीं बुलाई? किसी ने प्रश्न किया कि भाई इस देश की स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक महात्मा गांधी थे, और फिर तो गवर्नर जनरल को लेना चाहिए था दायित्व सूत्र अपने हाथ में। तब प्रधानमंत्री क्यों गए, मुझे बताइए? और वो प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं थे, मनोनीत प्रधानमंत्री थे। वो स्वतंत्रता का जो है वो जब हस्तांतरण होगा वो लेंगे। संसद की एनेक्सी का उद्घाटन होगा, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी करेंगी। लाइब्रेरी का उद्घाटन होगा, प्रधानमंत्री राजीव गांधी करेंगे। महाराष्ट्र के विधानमंडल का उद्घाटन होगा, लोकार्पण होगा, श्रीमती इंदिरा गांधी करेंगी। लेकिन संसद का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी जी कैसे कर ले रहे हैं? गरीब का बेटा कैसे कर ले रहा है? चाय वाला कैसे कर ले रहा पहले है? जवाब ये पीड़ा है इनकी। जवाब आपने सुन लिए, सारे सवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं। इन्होंने क्यों गरिमामयी तरीके से अगर नहीं बुलाया तो क्यों नहीं बुलाया? वैसे वो कह रहे हैं कि सबको बुलाया गया। इतने बड़े अवसर का मान क्यों नहीं रखा जा रहा? देखिए सौरभ जी, सबसे पहले आप ये समझिए, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का भी इन्होंने उद्घाटन किया, वहां भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किसी को नहीं बुलाया गया। क्या सैनिक सिर्फ भाजपा के हैं, सरकार के हैं? प्रधानमंत्री भाजपा का नहीं होता। नहीं, मैं वही कहा, क्लियर कर दूं, ये आपने प्रधानमंत्री बहुत भी देश सही का ही बात होता है। बताई। शायद भाजपा प्रवक्ता जी को ये नहीं पता है कि प्रधानमंत्री भाजपा का होता है। प्रेम मैंने जितना- कहा नहीं, सुनिए, आप ही बता सुनिए, रहे थे सर, अभी। प्रेम अभी जी- मैंने तो एक बार भी सुनिए, नहीं कहा कि प्रेम जी- प्रधानमंत्री सिर्फ भाजपा हाँ, के ये आप हैं। ही के शब्द सर, हैं, बोलने आप ही के दीजिए। शब्द, बोलिए। प्रेम जी जितना नाम आपके प्रेम में है ना, प्रेम में आपका नाम है, नरेंद्र मोदी जी से हम उतना ही प्रेम करते हैं। जनता जितनी बैठी उतना ही प्रेम करती है, सब प्रेम करते हैं। कौन नहीं प्रेम करता नरेंद्र मोदी जी से? क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। बात ये आती है कि अरुण जेटली जी ने, माननीय स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने राज्यसभा के अंदर कहा था, खुले वकालत किया था कि हम राज्यसभा को खत्म करना चाहते हैं। संविधान में संसद को और सरकार को अलग अलग ताकतें दी गई हैं, इसीलिए संविधान में संसद को ज्यादा मजबूत बनाया गया है। और नरेंद्र मोदी जी ने अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 86 और अनुच्छेद 87 का उल्लंघन किया गया है। क्या होता है? राष्ट्रपति दोनों सदनों का सर्वोच्च होता है, वही व्यक्ति आपका गठन करता है लोकसभा का। सरकार पहले आती है, लोकसभा का गठन करता है, और उसके बाद पहला स्पीच जो होता है वो राष्ट्रपति का होता है। इसका मतलब क्या है आप बताइए देश को? क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च है, उसके नियम कायदे में चलता है। लेकिन आपने क्या किया? राष्ट्रपति को स्टाम्प का जो लगता है ठप्पा, तो आपने वाकई में घोषित कर दिया कि राष्ट्रपति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात, कोई भी बिल पास होता है लोकसभा के अंदर, संसद भवन के अंदर, राज्यसभा और लोकसभा से कहां जाता है, किसके पास जाता है? भाई क्यों जाता है? अगर राष्ट्रपति की इतनी भी हैसियत नहीं है कि आप उसको बुला नहीं सकते, आप इंदिरा गांधी को ले आइए, राजीव गांधी को ले आइए। अरे लोकतंत्र के मंदिर का निर्माण हुआ है और लोकतंत्र के मंदिर को आप भव्य सजा रहे हैं। मैं तो यहां तक कहूंगा कि आप जितने अलाइव पार्लियामेंट्रीज हैं, जितने भी जीवित हैं, एक्स पार्लियामेंट, उनको भी बुलाना चाहिए था। दीपक जी, आपका एतराज राष्ट्रपति को ना बुलाने पर है, ठीक है, आपने एतराज किया, हो सकता है आपकी राय ठीक भी हो, लेकिन मेरा सवाल तो यह है कि उसके बावजूद क्या देश के लोकतंत्र के उस सीट को, संसद को के उद्घाटन के अवसर का बॉयकॉट होना चाहिए? भाई आपने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी, लेकिन हम वहां जाएंगे ही नहीं। जब संसद का सत्र चलेगा तो उसका ही बॉयकॉट करेंगे, बैठेंगे नहीं वहां अंदर जाना किस लिए? संसद में तो जाएंगे ना, संसद क्योंकि हम जनता के प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन यहां पर एक तानाशाही मानसिकता का प्रतीक बताया जा रहा है संसद भवन को, जो कि सरासर गलत है। यहां पे हर एक जनता का प्रतिनिधि वहां पे बैठता है। राष्ट्रपति क्या होता है? सबका सम्मान पक्ष रखने वाला, उस सरकार का भी होता है, विपक्ष का भी होता है और जनता का भी होता है। प्रियंका जी, मैं एक बार जरा इसका छोटा जवाब दे दीजिए। ये तानाशाही मानसिकता का ही प्रतीक है जो कि इस अवसर पर भी दिखाई देगा। इससे बड़ा कलंकित करने वाला दूसरी बात क्या होगा कि भारत की संसद को आप तानाशाही का प्रतीक कह रहे हैं। जो संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च प्रतीक है, उसको तानाशाही का प्रतीक हाँ आपने बनाने की कोशिश की थी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1975 में यह प्रयास किया था और उसी कार्यकाल में उन्होंने संसद की एनेक्सी का उद्घाटन किया और राष्ट्रपति महोदय को नहीं बुलाया था। लेकिन हमने तब भी कभी ये नहीं कहा कि संसद, भारत का संसद कभी जो है वो लोकतंत्र का प्रतीक हो सकता है।
तानाशाही का प्रतीक बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है। ये इनकी सोच तानाशाही वाली है। क्या ये 10 सेकंड। क्या ये अवसर भी राजनीति का मौका बनना चाहिए था प्रियंका जी? सौरभ जी, इसे तो छोड़ सकते थे। सौरभ जी देखिए, जो भाजपा सरकार शुरू से करती आ रही है वो सिंबॉलिक है। भाजपा सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, पर प्रधानमंत्री मोदी ग्राउंड पर जाके कहते हैं कब्रिस्तान चाहिए या शमशान चाहिए। घर दीवारों से नहीं बनता, लोगों से बनता है। अगर आप एक संसद के अंदर विपक्ष को लगातार म्यूट कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे या डिस्क्वालीफाई कर देंगे, तो उस संसद का, उस लोकतंत्र का क्या मायना। बाकी आप देखिए, इनको कहाँ जरूरत रही विपक्ष की। जिनको फार्म लॉज पास करना था, इन्होंने माइक ऑफ किए और आइज हैव इट हो गया। सबने विरोध किया था फार्म लॉज का। इन्होंने कहा संसद का कोई भी रखा मान, जब इन्होंने डिमोनेटाइजेशन कर दिया रातों रात और लोगों की कमर तोड़ दी, और हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट आज देश में इसी वजह से है। इन्होंने कहा रखा मान, जब इन्होंने दूध दही टैक्स पर जीएसटी लगा दिया, तब इन्होंने कहा हमारी बात सुनी, कोई विचार विमर्श किया। तो ये जो भी करते हैं सिंबॉलिक करते हैं। भाजपा को कोई मतलब नहीं है जनता के मुद्दों से। और आप सबसे रीसेंट एग्जाम्पल देखिए, कल प्रधानमंत्री मोदी ने बाहर विदेश में जाकर बोला कि देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और दिल्ली में क्या किया? जब 3 बार विधानसभा चुनाव हार गए, जब एमसीडी में लोगों ने उनको निकाल दिया, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको हरा दिया, तो वो एक असंवैधानिक अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट देते हैं। तो इनका डेमोक्रेसी में कोई मतलब है ही नहीं। लोकतंत्र के में इनका सिंबॉलिक विश्वास है, वो तो ठीक है। तो आप लोग क्या अब पार्लियामेंट का बॉयकॉट करेंगे? मैं तो सीधी बात जानना चाहता हूं। देखिए, आपने कहा ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में यकीन नहीं रखते। नहीं रखते, क्लियर। तो इतने एग्जांपल दे दिए मैंने, आपने सारे उदाहरण दे दिए। तो अब क्या पार्लियामेंट नहीं, आप पार्लियामेंट का मतलब नहीं इसका मतलब? बिल्कुल क्योंकि आपको जाएंगे, इमारत, जब इमारत का उद्घाटन हो रहा है आप उस पर नहीं जा रहे। आपको पता है इन्होंने महंगाई पे चर्चा करने से मना कर दी। इनके जयंत सिन्हा जी ने बोला महंगाई है ही नहीं, विपक्ष ढूंढ रहा है पर महंगाई मिल नहीं रही। लोकसभा का बयान है। हमने, संजय सिंह जी ने 50 घंटे धरना दिया सिर्फ इस बात पे कि महंगाई पर चर्चा हो जाए संसद में। हम अब भी करते रहेंगे, हम जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे, पर ये जो भी करते हैं सब कुछ सिंबॉलिक है। सबका विश्वास, सबका साथ सबका विश्वास सिंबॉलिक है। इनका चर्चा का मन की बात करते हैं, ये मन की बात करते हैं और निकल जाते हैं। वो ठीक है, आप अपने सारे आरोप इन पर लगाते रहे हैं, संसद के अंदर भी लगाते हैं, बाहर भी लगाते हैं। इस एक अवसर को लोग ऐसे क्यों ना देखें कि विपक्ष, 19 पार्टियों ने ये चिट्ठी लिखी है जो मेरे हाथ में है। विपक्ष जो है इस मुद्दे पर भी देश की नई संसद को लेकर भी राजनीति कर रहा है। छोटा सा एक इसको लेकर भी राजनीति कर रहा है, ऐसे क्यों ना देखें? मैं बता रही हूँ राजनीति कैसे खत्म होगी। इनको बोलिए, जो इनको छोड़ गए 2019 के बाद, जो लोकसभा में ये हार गए हर जगह बार बार, जो इनके 23 एनडीए के अलायंस पार्टनर छोड़ गए, उन्हीं को बुला के दिखा दे। जो साथ खड़े थे इनके, वो इनके साथ नहीं खड़े। ये ऐसी पार्टी है सौरभ जी। वाजपेयी साहब कैसे देख रहे हैं आप? विपक्ष ने बॉयकॉट किया इस समारोह का। देखिए, विपक्ष का जहाँ तक सवाल है, उन्होंने बड़ा मन बनाया हुआ पूरे तरीके से कि किसी भी तरीके से मोदी को हटाना है। अच्छा, जब ये पूछा जाता है कि मोदी को हटाना क्यों है, तो ये महंगाई पे आ जाएंगे, बेरोजगारी पे आ जाएंगे, जो कि समस्याएं हर वक्त रही हैं, हर सरकार के सामने रही हैं। इसीलिए आप देखिए कि चाहे वो पेगासस का मुद्दा था, चाहे राफेल का मुद्दा था, चाहे अडानी का मुद्दा था, उसको मुद्दे को पकड़ते हैं। वो जब चलता नहीं है, कुछ चिपकता नहीं है, कुछ पूछा जाता है तो उसका जवाब नहीं दे पाते, पार्लियामेंट में डिबेट नहीं कर पाते, तो जनता को मुद्दे परोसने के बजाय छोड़ के भाग जाते हैं। ये उसी का हिस्सा है। देखिए, एका तो हो नहीं पा रहा, एक सेकंड, चर्चा के लिए सर, एका तो हो नहीं पा रहा कि खाली इस व्यक्ति को हटाना है, इसलिए योगा कर रहे हैं। एकता करने के लिए इतने लोग लगे हुए, नीतीश कुमार लगे हुए, अब तो अरविंद केजरीवाल लगे हुए। 2014 के बाद लगातार लगे हुए, लेकिन हुआ क्या उसमें? और एकता हुआ भी है। आप देखिए, ये एकता है कि नहीं? ये 19 पार्टियां जो नहीं जा रही समारोह में, नई संसद के, ये बाइकॉट है। ये एकता का प्रतीक है कि नहीं? बाइकॉट किया इन्होंने, जानबूझ के किया। ये जब आधारशिला रखी गई थी तब भी आपने देखा था कि नहीं गए थे। लेकिन इनसे पूछिए कि इससे क्या संदेश जाएगा जनता के बीच में और विदेशों में भी, कि विरोधी पार्टियां, अगर संसद भवन बन रहा है, मतलब उससे क्या ऐतराज है? कोई संविधान की किसी अनुच्छेद को तोड़ा गया है क्या, या किसी कानून को तोड़ा गया है? बता तो रहे हैं, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। अरे भाई, उसी का जवाब मैं दे रहा हूं कि लोकसभा का स्पीकर का प्रेरोगेटिव है
कि आपके घर में शादी है तो आप किसको बुलाओगे किसको नहीं बुलाओगे, ये आप डिसाइड कमाल करोगे। है। कोई तर्क इसी है? तरीके से सौरभ जी, ये कोई इसी तर्क है क्या? तरीके से नहीं, देखिए इस एक चिट्ठी में लोकसभा इस के- चिट्ठी में एक इस तर्क है इस चिट्ठी क्या? में क्या लिखा है, आप कानून के भी लोकसभा- जानकार हैं। जी, इसमें जी। लिखा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे, यही मैं बोल रहा था राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे जिन्हें क्रमशः राज्यों की परिषद और लोगों की सभा के रूप में जाना जाएगा। राष्ट्रपति न केवल भारत में राज्य का प्रमुख होता है बल्कि संसद का एक अभिन्न अंग भी होता है। इसमें तो कोई राष्ट्रपति इज dispute ऑल्सो पार्ट ऑफ नहीं। पार्लियामेंट। इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट है, इसमें कहां झगड़ा है, और प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो एग्जीक्यूटिव के हेड है, इसमें कहां झगड़ा है। मतलब ये कहीं लाइन ड्रॉ है कि इस मौके पे आप प्रधानमंत्री को बुलाओगे, इस मौके पे राष्ट्रपति को बुलाओगे, ऐसा तो कहीं नहीं। सबको बुला लेते हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ सबको इंडिया बुला लेते। हाँ, ये डिस्क्रिप्शन हमारे पास है, ये लोकसभा के पास, लोकसभा का जो स्पीकर है ये उसका प्रेरोगेटिव है। अगर उसने ये समझा कि मैं प्रधानमंत्री से उद्घाटन कराऊंगा तो इसमें क्या ऐतराज है आपका? बोलिए दीपक। मतलब किस तरीके का मुद्दा है ये? देखिए, सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, दिल बहलाने के लिए ख्याल गालिब अच्छा है, तो ये लोग कुछ भी तर्क देंगे चलेगा क्या? मतलब राष्ट्रपति की कोई हैसियत नहीं है कि संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, आप लोगों को क्या लगता है जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? आप बताइए, बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाइए, बताइए। किसको जाना चाहिए? अब सवाल क्या है? राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए, सरकार को आना राष्ट्रपति को बुलाना नहीं चाहिए था, जनता को बुलाना बताइए। चाहिए था नई संसद के उद्घाटन में। हाँ, ज्यादातर का हाँ में जवाब। ठीक है, क्या विपक्ष को बॉयकॉट करना चाहिए? बिल्कुल। दोनों बातें, बहुत दोनों बढ़िया। लेकिन जब हमारे देश के राष्ट्रपति का अपमान होगा तो विपक्ष क्या वहां जाके क्या करेगा भाई? राष्ट्रपति का अपमान विपक्ष जाके मलाई खाएगा? राष्ट्रपति का अपमान हो गया जाके विपक्ष जलेबी खाएगा क्या? ये बेशर्मी की बात भाजपा कर सकती है, इतनी नीचता की बात भाजपा कर सकती है, क्योंकि जहां देश के राष्ट्रपति का सम्मान नहीं होगा वहां विपक्ष नहीं जाएगा। और ये वही सुने, मोदी सुने, जी सुने, हैं, सुने। जो इस जनता को जो यहाँ युवा बैठा है ना, ठीक है, आपके उन्होंने दोनों बातों पर जवाब, जनता ने दोनों बातों पर जवाब दिया है। इन भाइयों एक से और बच्चों से पूछो। ठीक है दीपक जी, एक मिनट। हाँ, देखिए, 2 अभद्र शब्दों का प्रयोग हुआ, बेशर्मी और नीचता। ये कहां से अभद्र है भाई? अच्छा सुनिए दीपक। अच्छा, बेशर्मी भद्र शब्द है। आप बेशर्म हैं, आप चलिए, बेहया चलिए, हैं, कम से आप कम। बेवकूफ हैं, आप बदकार हैं, ये लग कह रहा हूं मैं, कह रहा हूं मैं लेकिन ये अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है, बोलिए। अच्छा ठीक लग रहा है दीपक, खत्म कीजिए इसको। हाँ बोलिए। भाजपा ही अब भाई। दूसरा जो है, नहीं भाजपा नहीं, कांग्रेस है। आपको जो है कांग्रेस के साथ संकट है। आप भाजपा ही भाजपा नहीं, जवाब ये- दीजिए, जवाब नहीं, जनता ये सुन रही है, कांग्रेस जवाब की दीजिए। दशा अच्छा, है। बात का जवाब इधर उधर मत उन्होंने जाइए। कहा राष्ट्रपति का बिल्कुल अपमान नहीं हो जा रहा रहा है। जनता ने कहा, एक हम सेकंड, जवाब पर ही हैं। सुनिए, जनता ने दोनों बातें कही, राष्ट्रपति को भी बुलाना चाहिए था और विपक्ष को बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। जनता की राय का स्वागत है। जनता की राय का स्वागत है। गोली भी खाऊंगा इस देश के लिए। लीजिए, गाली दीजिए अच्छा मत, ठीक है दीपक जी प्लीज। गाली दीजिए मत। अच्छा बोलिए। ये आपकी आदत में हो गया गालियां देना। देखिए, मलाई और जलेबी खाने के लिए लोग संसद भवन के उद्घाटन में लोग एक संवैधानिक जो दायित्व है, संवैधानिक उत्सव का निर्वाह करने नहीं जाएंगे, मलाई और जलेबी खाने जाएंगे। इस तरह की सोच ही बताती है कि आप कहां से चले और कहां रुके हैं। यह निश्चित है कि लोकसभा के अध्यक्ष को किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना, उनका प्रेरोगेटिव है। वो प्रेम शुक्ल नहीं तय कर सकते, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं तय कर सकती, वो सौरभ शर्मा नहीं तय कर सकते। अब उसके बाद जब कार्यक्रम आमंत्रित हुआ और सबको निमंत्रण गया तो बॉयकॉट करने का क्या औचित्य है? और आप बॉयकॉट आज नहीं कर रहे हैं। संसद भवन जब शुरू हुआ निर्माण कार्य 2012 में, श्रीमती मीरा कुमार कह रही थी कि हमको नए संसद भवन की आवश्यकता है, लेकिन जब इसका कार्य प्रारंभ हुआ तो कांग्रेस ने विरोध कर दिया कि आप क्यों बना रहे हैं आप संसद भवन। जनता अगर एक भव्य संसद भवन, आज की आवश्यकताओं के अनुकूल संसद भवन, स्वदेशी संसद भवन अगर बनता है तो क्या जनता विरोध करती है? जनता को क्या विरोध है? जनता तो निश्चित तौर पर इस अमृत महोत्सव वर्ष में एक भव्य दिव्य संसद भवन के निर्माण का समर्थन करेगी। अच्छा, लेकिन दूसरा इसका बाय प्रोडक्ट देखिए क्या हो रहा है। आप लगातार ऐसे मुद्दे दे रहे हैं विपक्ष को कि वो एक हो पाए। चाहे वो मुद्दा था अभी अरविंद केजरीवाल जिस मुद्दे को लेकर के घूम रहे हैं, वो दिल्ली के ऑर्डिनेंस का मुद्दा हो, अब ये नया पार्लियामेंट का मुद्दा आ गया। एक एक करके विपक्ष के सारे लोग इस राय के होते जा रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं घेरना है तो एक होना पड़ेगा, और ये एक और मौका है उनके लिए। अच्छा ना, एक हो जाए ना, हम कहां उनको रोक रहे हैं। अजय माकन जो हैं वो दिल्ली के बड़े नेता हैं, संदीप दीक्षित दिल्ली के कांग्रेस के बड़े नेता हैं। दोनों ये कह रहे हैं, उनका प्रश्न है कि अगर जो है सारे अधिकार जो संघ और चूंकि दिल्ली जो है पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, पूर्ण राज्य का दर्जा ना होने के बाद क्या शीला दीक्षित
श्रीमान अरविंद केजरीवाल से कम क्वालिफाइड थी क्या, कम योग्य थी क्या? उनको कांग्रेस ने अधिकार क्यों नहीं दिए? और जब आपका जो है सेमी स्टेट का आपका दर्जा है, तो उस दर्जे, और आपकी ये केंद्र की राजधानी है ये, तो ऐसी राजधानी में जो अधिकार बांटे गए हैं उन संवैधानिक अधिकारों का पालन होना। आप कह रहे हैं विपक्ष एक हो भी नहीं सकता, विपक्ष हो जाए ना, हम मना कहां कर रहे हैं? हम कह रहे हैं तत्काल एक हो जाए। अरविंद केजरीवाल जी सोनिया गांधी के साथ हो जाएं, श्रीमती सोनिया गांधी मायावती के साथ हो जाएं, मायावती ममता बनर्जी के साथ हो जाएं, स्टालिन साथ आ जाएं, सारे लोग आ जाएं। हमने कब रोका? भारतीय जनता, आप तो उल्टा कह रहे हैं कि हम उनको एक कर रहे हैं। आप ही का प्रश्न है ना, हम एक कर रहे हैं, एक हो ही नहीं रहे हैं। आपका यही कहना है ना, हम तो एक कर रहे हैं, मौके तो आप खुद दे एक हो रहे नहीं पा रहे हैं। ऑपोजिशन यूनिटी से ज्यादा बड़ा मुद्दा है कि हमारे संविधान पर कांस्टेंट प्रहार हो रहा है। हमारे पास एक ऐसी सरकार है जिसने जाति धर्म की राजनीति करके लोगों को लगातार डिवाइड किया है। हमारे पास एक ऐसी सरकार है जिसको कोई मतलब नहीं है कि महंगाई कहां पहुंच गई, कि अनएम्प्लॉयमेंट कहां पहुंच गई। इनको कोई जनता के मुद्दों से मतलब नहीं है। सबसे महंगी बिजली इनके राज्यों में मिलती है, सबसे ज्यादा महंगाई इनके राज्यों में होती है। इनको सिर्फ डिवाइड एंड रूल करना आता है। इन्होंने ये जो अभी हो रहा है पार्लियामेंट का, ये एक और एग्जाम्पल है, ये डिवाइड एंड रूल का एग्जाम्पल है। नहीं तो लोग तो ये पूछेंगे ना, प्रियंका जी ये सवाल तो वाजिब है ना, फिर आप कहां खड़े हैं? आप किस खेमे में हैं, या कहीं नहीं, आप अकेले ही? अरविंद केजरीवाल जी फिर क्यों ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे सबसे मिलते जा रहे हैं? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अंडर अटैक है सौरभ जी। ये लोग सुप्रीम कोर्ट में भी हार गए। इतनी बेशरम सरकार है, निर्लज सरकार है। सरकार को बोल रहे हैं, सरकार को बोल रहे हैं। फिर सुन लीजिए, मैं भी कहूंगा चोर सरकार है। हाँ। इतनी बेशरम सरकार है, महाभ्रष्ट सरकार है। अब आप जो भी बोलिएगा सरकार को ही बोलिएगा। आज तक नहीं हुई हिंदुस्तान में। एक नंबर की भ्रष्ट सरकार, ऊपर से नीचे नहीं, अच्छा मेरा सवाल फिर आपसे, मेरा सवाल आपसे आखिरी ये है कि ये सारी और अरविंद केजरीवाल जी की जितने प्रयास हो रहे हैं अभी, ममता जी से मिलना, नीतीश जी से मिलना, उद्धव ठाकरे से मिलना, और भी जगह जाएंगे वो, ये केवल दिल्ली के बिल को लेकर के राज्यसभा में उसको हराना, बीजेपी को हराना, इतना भर मकसद है, इसके आगे कुछ नहीं है। सौरभ जी इतनी छोटी बात नहीं है। नहीं बस नहीं, छोटी बात नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं छोटी बात है। सुप्रीम कोर्ट को पलट दिया, मान लिया मैंने, लेकिन ये बस वहीं तक है, इसी मुद्दे तक, इसके आगे नहीं है। इसके आगे नहीं सोचा है कि भाई हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे या किसी के साथ सीट शेयरिंग की बात करनी है, कोई अलायंस बनाना है। सौरभ जी, ये एक ऐसी सरकार है, डरपोक कायर सरकार, जो क्या करती है, सीबीआई ईडी को छोड़ देती है आपके पीछे। आप नहीं घबराते, चुनाव में सारे पैतरे अपनाती है, आप हार जाते हैं, आप नहीं घबराते, आप सुप्रीम कोर्ट में हार जाते तो पलट देते। इसलिए सबसे पहला मुद्दा है कि इनकी अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को बंद करना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले पार्लियामेंट में हराएंगे, फिर 24 में हराएंगे। मतलब पहले इनकी सरकार के बारे में इन्होंने बहुत सारी शब्दों का प्रयोग किया। इनकी सरकार जो है वो भ्रष्टाचारी में सबसे नंबर वन भ्रष्टाचार, अव्वल भ्रष्टाचार। चिल्ला रही हैं, हम सुन रहे हैं ना भाई साहब, ये कर्नाटक में 40% अरे बोलने दो नहीं, आप सुन लीजिए प्रियंका जी, आप सुन लीजिए। ये भ्रष्टाचार वाली सरकार, सबसे अधिक भ्रष्टाचार वाली सरकार, जेल में 2 मंत्री हैं और भ्रष्टाचार सरकार, सुप्रीम कोर्ट में 2 जेलों मंत्री हैं। अब इनको शांत करेंगे आप? अरे प्रियंका जी देखिए, आपने कोई एक ही शब्द पे जो है मिर्ची लग गई। प्रियंका जी, आपने कोई अच्छा नहीं है, आपने कोई मिश्री घोल के शब्द तो बोले नहीं थे। हाँ, अब इनकी सरकार बेशर्म सरकार है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है क्या फिर चिल्लाने लगे। अच्छा प्लीज चिल्लाने लगी, प्लीज प्रियंका जी प्लीज। इनकी सरकार के दौरान ही राशन कार्ड जो आदमी की आवश्यकता है मूलभूत, तो गाली हो गई। ये इनकी सरकार है। इनकी सरकार ये है कि उसने पाठशाला खोलने की जगह मधुशाला खोल दी और 2 जन जेल में चले गए। इनकी सरकार ऐसी है, इनकी सरकार ऐसी है कि इनका जेल मंत्री जेल में महीनों रहता है और रेपिस्ट को जो है थेरेपिस्ट बताता है। ये इनकी सरकार है। ऐसे में घंटों समझा सकता हूं इनके बारे में, जो कसम खाकर बेटे का आया था और जिसको मक्कार कहना चाहिए ऐसी सरकार को, लेकिन मक्कार कहने का जो है धिक्कार वाला कर्म इन्हीं को मैं करने दूंगा। मैं नहीं कहूंगा मक्कार इनको, कि जो अन्ना हजारे को जिसने ठगा, अपने पुत्र के नाम पे जिसने कसम खाई, जो कल शरद पवार को कह रहा था कि भ्रष्टाचारी हैं, आज शरद पवार के चरण चापन में स्वयं को धन्य पा रहा है। जो लालू प्रसाद यादव को भ्रष्टाचारी कहता था, और तेजस्वी यादव को मसीहा देख रहा है। ऐसी इनकी सरकार है। और इनकी सरकार के बारे में क्या कहें भाई, कि अरविंद केजरीवाल जी की ये दशा है कि सुबह जो कहते हैं शाम में कलपड़। मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन जनता उनको गिरगिट कहती है।
मैं गिरगिट नहीं कहूंगा, अरविंद केजरीवाल की सरकार को चलिए ठीक है, गिरगिट चलिए ठीक कहते है। हैं मेरी लोग। बात सुनिए, सबको इनकी ये जरूरी है दशा सुनना। है। ये और अब ऐसी सुनिए, बातें मेरी बात करके पूरी होने दीजिए। कोशिश करते हैं मेरी बात तो ये पूरी होने छुपाना दीजिए, वो काफी हो गया मेरे ख्याल से। एजुकेशन का अभिषेक बजट शुक्ला साहब, सबसे ठीक। ज्यादा चिल्ला रही कम हैं। इस सरकार ने मेरी किया है। बात तो पूरी इनको हो। शिक्षा से मतलब अभी इनको पूरी नहीं हुई प्रॉब्लम आपकी नहीं बात। है, हाँ, मैंने वो तो पढ़ लिख जवाब दिया, जाएंगे। उनकी गालियों का जवाब दिया अभी तो। नहीं, मैं देती हूँ। शांता कुमार जी लीजिए। इनके पूर्व ठीक सीएम, है, चिल्ला रही है, चली आ रही है। किताब लिखी बकायदा। अरे कि कुमार ऐसी विश्वास ने क्या गरीब लिखा इनके करोड़ बारे की में? राजनीति करने वाली कुमार भाजपा विश्वास को क्या कहते हैं हाथ ना इनके? लगाएं। पर ये दबा देती है श्रीमान ऐसी न्यूज़। अरविंद केजरीवाल को सत्यपाल कुमार मलिक जी विश्वास ने क्या कहा, कहते हैं? पुलवामा में जनता अटैक में जानती है इनका कुमार हाथ था। विश्वास क्या वो कहते दबा हैं? देते हैं अच्छा वो ठीक है, न्यूज़। चलिए ठीक, अब इससे आगे बढ़ते हैं जरा। ठीक, आपके वो हो गया, वो तो आपने सरकार को जितना सुप्रीम बोलना था। कोर्ट का इन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय को पलट दिया। बिल्कुल। सर्वोच्च न्यायालय कोई पलट सकता है? पलटा आपने। सर्वोच्च न्यायालय को पलट सकता है कोई? सर्वोच्च न्यायालय पलटा है क्या? जनता बताए, सर्वोच्च न्यायालय पलट गया है क्या? भाई आप ऑर्डिनेंस लाए ना। हाँ, ये हमारा अधिकार है, संवैधानिक, ये संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट है, की संवैधानिक अधिकार है। ठीक है। संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम नहीं, कोर्ट जाहिर जो है के सुप्रीम आपकी कोर्ट के सरकार है, आदेश जाहिर। को सुप्रीम कोर्ट के आदेश सुप्रीम को कोर्ट के निष्प्रभावी बनाने के लिए आप ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस लाना, ये संवैधानिक चलिए, अधिकार ठीक है है, हमारा। ठीक है। और उस संसद में संवैधानिक कानून अधिकार को को किसी को चुनौती देनी है तो सर्वोच्च न्यायालय का फोरम है कि नहीं है? हाँ ठीक है। अगर उस ऑर्डिनेंस पे इनको कोई आपत्ति है तो ये ऑर्डिनेंस ला सकते तो आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं। इन्होंने जो है ऐसे ही बोले जा रहे हैं, बोले जा सर्वोच्च रहे हैं। न्यायालय के उस आदेश में बाकायदा ये कहा गया है कि दिल्ली राज्य के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार ठीक है केंद्र शुक्ला जी, सरकार का, अब हमने तो ये कानून बनाया। अब तैयारी ये है, अब उस ऑर्डिनेंस को कानून बनाना है ना। मक्कारी गद्दारी ये आपके डीएनए में है। चलिए ठीक, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बार कुछ सवाल वहां जनता से लेता हूं, फिर बात। आपके पास कोई सवाल है? किसी से कोई पूछना है आपको? जी, किनसे आपका सवाल? मैं ये प्रियंका जी से पूछूंगा। प्रियंका जी, ऐसा है, हम तो बहुत बुढ़े आदमी हैं, 80 साल की उम्र है। देखो, हमने बड़े बड़े पॉलिटिशियन देखे, बड़े बड़े, लेकिन केजरीवाल एक ऐसा देखा है जो आज जो पहले इलेक्शन लड़ रहे थे, मैं घोड़ा नहीं लूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, हम जनता को चाहिए वो चीज़ तो, और आज देखो एक 45 करोड़ घर में खर्च किया, वो पैसा कहाँ से है? दूसरा सुनिए, जो और लोगों को वहाँ से भगाया है वो गाली दे रहे हैं। हाँ, वहाँ पर प्रेस में बोल रहे हैं, उनको प्रेस वालों से बात करने नहीं दी। मैं प्रेस से बात करने नहीं दी तो उनको भगा दिया वहाँ से। तो ऐसा तो गलत है ना। ये डेमोक्रेसी है। पहले जो शब्द वो कहता है इंसान, पहले खुद को उसको सोचना चाहिए, आज मैं किस पोजीशन पर हूँ। मैंने उस समय जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था, मैं क्या करता था लोगों को। ठीक है सर। हमने वोट दिया है आप पार्टी को, आज हम उससे खिन्न हैं। ठीक, अंकल जवाब दूं मैं? हाँ बोलिए। नमस्ते। एक तो आप 80 इयर्स के बिल्कुल नहीं लगते, आप बहुत फिट लगते हैं। तो अंकल देखिए, हमारे साथ क्या हुआ कि लगातार जो भाजपा है उसने हमारे सारे कामों में अड़ंगा अड़ाया था शुरू से। अब तो क्लियर भी हो गया ये। जी जी, ठीक है सर, आप ठीक है ये मुझे समझ आता है, मुझे समझ आता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन हमसे ज्यादा होनी भी चाहिए, क्योंकि हम आए ही जनता के कामों के लिए। थोड़ा सा क्या हो जाता है अंकल, मैं ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ कि थोड़ा सा दुष्प्रचार करने की हालत में भाजपा ज्यादा है। उनके पास थोड़ा कंट्रोल ज्यादा है, उनके पास दुष्प्रचार करने के जरिए ज्यादा है। तो आप सारी बातों में ना आए। केजरीवाल जी आज भी बिल्कुल जनता के बीच में रहते हैं, जनता दरबार लगाते हैं, बिल्कुल एक्सेसिबल है। 45 लाख के शीश महल में नहीं रहते, आपकी गलत जानकारी है। नहीं है, इनका कहना है अंकल मैं आपको एक और बात बता दूं। अंकल एक बात और बता दूं आपको, आप बीच में शीश क्यों महल बोल रहे में हैं? नहीं रहते। उसका भी जवाब दें। घर में रहते हैं आपके प्रधानमंत्री। अब सुनिए मेरी बात अंकल, हमारे ये कहां से बजट हमारे निकाल को के एलजी हाउस मिलना चाहिए था प्रोटोकॉल के हिसाब से, राजनिवास जिसमें शीला दीक्षित जी पहले रहती थी, पर हमने वो नहीं लिया। उन्होंने कहा ये बहुत ऑप्युलेंट है, तो जो सबसे कम पॉसिबल था एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए, वो उन्होंने एक्सेप्ट किया। और वो आज भी ऐसा ही आदमी है, ये मैं आपको आश्वासन देती हूँ। हमारा काम सिर्फ ये है हेल्थ के, हमने हेल्थ में आपको रेवोल्यूशनराइज करके दिखाया। अंकल आपके घर में जो काम करने वाले आते होंगे उनसे पूछिएगा, 200-500 ऐसे वाले टेस्ट, ऐसी वाली मेडिसिन सब मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त में मिलती हैं। करीब 300 इलाज मुफ्त में मिलते हैं। आप स्कूल का पूछिएगा, हैप्पीनेस क्लास चलती हैं। और इतना ज्यादा काया पलट हुआ है कि मोदी जी भी मेलानिया ट्रम्प को गुजरात के स्कूल नहीं बिठाते, दिल्ली भेजे थे देखने को। अच्छा, ये लेकिन इनका सवाल ये था, वो 45 करोड़ वाले घर पे 45 करोड़ खर्च किया, क्या हकीकत है उसकी? झूठ है ये दुष्प्रचार है। आपके पास कोई सबूत है? देखिए, वो उनकी बातों पे ना जाइए। और भ्रष्टाचारी हैं
ये ऑन रिकॉर्ड है। ये on record है, तो जेल में क्यों नहीं है वो? अरे एक सेकेंड, दो On मंत्री record है। अभी वो भी जेल यहाँ पे जाएंगे, जज ही बन अभी जाते हैं वो सब। भी जेल, अरविंद केजरीवाल ने गो टू जेल। आप चोर हैं, ऑन रिकॉर्ड है। 164 के बयान आ चुके हैं उसके खिलाफ। 164 सीआरपीसी के बयान एडमिसिबल होते हैं कोर्ट में, उसमें साफ कहा गया है। कोर्ट बंद कर दो, हम यही उसमें करना जा रहे हैं कि चाहते हैं सब। भ्रष्टाचारी दो कोर्टों को मिनिस्टर जो है पलटना है इनको। वो वो दिल्ली कह रहे में बंद हैं, इनको पता ही दो करप्ट है। मिनिस्टर पुलिस पंजाब को में नहीं बंद पता हैं, चल रहा, उनको तो इससे evidence ज्यादा नहीं और मिल क्या रहा। सबूत चाहिए? अच्छा देखिए ये अच्छा चलिए ठीक है, अब केजरीवाल साहब का क्या होगा वो तो आगे का मुद्दा है। आज हम 24 के रुझान की 10 बात सेकंड, कर रहे हैं। सौरभ जी, अब सवाल 10 सेकंड। दीपक जी मैं 24 इनके बाद आपके पास आता हूं। 24 में- एलाइंस की बात हो रही है, एलाइंस की बात हो रही है। 24 में कांग्रेस पार्टी समेत सारा विपक्ष लगा हुआ है। किस तरीके से चलिए एक हो जाए, ये अलग सवाल है वो कितना जुड़ेंगे और एक दूसरे को क्या फायदा पहुंचा सकते हैं, ये तो अभी लंबे चलने वाली प्रोसेस है। वो चलते रहे प्रोसेस। लेकिन दूसरी ओर ये बात भी साफ है, अब इनके साथ भी कोई साथी बचा नहीं है। मुझे अभी आपकी पोजीशन भी बड़ी क्लियर नहीं है कि आपकी पार्टी कहां है, तो संकट इनके सामने भी है, या आपको लगता है जो ये दावा करते हैं हम अकेले चले जाएंगे 303 पार? देखिए मैं जवाब देता हूं। जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, हम लोग 2014 से बाकायदा बीजेपी के साथ है, एनडीए में हैं, और ये इनकी महानता है कि 303 सीटें आई थी इनकी इस बार, और उसके बावजूद इन्होंने हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को मंत्री का पद दिया था। तो इनके बारे में हमको दान भी दिया मालूम था। है, इनको भी मालूम है। भीख और में दिया दूसरी था बात क्या? ये है कि ये हर भीख में एक दे दिया सेकंड था। दीपक जी मैं इनकी बात आ रहा हूं। इसके ये हर पार्टी ये चाहती है कि मैं अपने पार्टी को बढ़ाऊं, अपनी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज्यादा हों, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, एका क्यों नहीं होगा सौरभ, ये जनता को समझने की बात है। जो फैक्ट्स बता रहे हैं, कांग्रेस के गर्भ से ही सारी पार्टियां निकली हैं जो अपोजिशन की हैं, चाहे उसमें लालू यादव की पार्टी है, चाहे ममता दीदी की पार्टी है, चाहे आंध्रा वाले वो जगह रेड्डी ब्रदर्स की पार्टी है, चाहे चंद्रशेखर राव की पार्टी है। तो हुआ क्या, 89 में बीपी सिंह जब आए कांग्रेस से निकल के, उसके बाद इनका वोट बैंक डिवाइड हो गया। अब कांग्रेस की जो लड़ाई है वो सबसे बड़ी लड़ाई ये है कि अगर कांग्रेस 543 सीट नहीं लड़ेगी तो रिवाइव कैसे करेगी अपने आप को। इसलिए एका होना हो ही नहीं सकता, किसी कीमत पे नहीं हो सकता। हाँ, मुद्दों पे बात कर सकते हैं। और मुद्दों पे एक बात बताइए, क्या गलत किया इस सरकार ने? सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन भी डाली है और अध्यादेश भी लाए हैं। दिल्ली के मुद्दे अध्यादेश पर। लाने का अधिकार है हर सरकार का। ठीक है, पहले कांग्रेस का जवाब दे दें, पहले कांग्रेस का जवाब दे दें। पहले शाह बानो का केस आपको प्रियंका याद जी एक होगा। मिनट, आप पूछ लीजिएगा ना, आप पूछ लीजिएगा। उन्होंने आप दोनों पर सवाल किए ना, एक बार पहले दीपक बोले। ठीक, उन्होंने कहा कांग्रेस है इसलिए एकता हो ही नहीं सकती। ये देश लोकतंत्र से चलता है, गणतंत्र से चलता है। हम गणतंत्र भी मनाते हैं। गण का मतलब होता है जन समूह और तंत्र का मतलब समूह। तो गणतंत्र है, व्यक्ति तंत्र नहीं है। मोदी जी का चेहरा और केजरीवाल का चेहरा दोनों ड्रामेबाज हैं यारो। क्या है, एक ने कहा था मैं महंगाई कम करूंगा, एक ने कहा था मैं पाठशाला खोलूंगा। तो महंगाई के नाम पे जब सवाल किया गया तो साहब जी आते हैं, शहंशाह कहते हो तो जुमला था भाई, जुमला। दूसरे आए थे पाठशाला खोलने और खोल दिया क्या, मधुशाला। एक के साथ एक ले जाओ फ्री। मतलब ये तो क्लियर कर दिया आपने, केजरीवाल से आपका कोई लेना देना नहीं होने वाला। दूसरी बात, अब आप आते हैं कांग्रेस के लिए। कांग्रेस का वोट बैंक 2009 में जितना था, 2019 में भी उतना ही था। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि वोट बैंक कांग्रेस का कम नहीं हुआ है। सीट जरूर कम हो गई थी, लेकिन ये छल बार बार कहते हैं ना, काट की हांडी, तो काट की हांडी बार बार नहीं चलेगी मोदी साहब, आप ये समझ लो। क्योंकि लोकतंत्र से चलता है देश, गणतंत्र से चलता है, और जनता समझ चुकी है कि बहुत हुई महंगाई का मार। उस महापुरुष को हम ढूंढ रहे हैं, महापुरुष दिख नहीं रहा है। कहां भैया, जुमलेबाजी हो गई। ठीक है, ठीक है। केजरीवाल साहब को तो उन्होंने अपनी बात बिल्कुल साफ कर दी। शॉर्ट कमेंट। देखिए, इन्होंने महंगाई की सब बात कर रहे हैं, तो मैं आपको कुछ आंकड़े गिनाना चाहती हूँ जो यहाँ बैठे सारे युवा अपना चेक कर सकते हैं मोबाइल में, स्टैटिस्टिक्स ऑफिशियल चेक कर सकते हैं। दिल्ली में, पूरे कैपिटल नेशनल है दिल्ली इंडिया का, दिल्ली में सबसे कम महंगाई है पूरी इंडिया में। दिल्ली में 42 लाख सब्सक्राइबर्स है जिनका जीरो बिजली का बिल जाता है। चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, सबको चैलेंज। आलू, टमाटर, प्याज, सब्जी, मदर डेयरी का दूध सब रोज बढ़ा हुआ है, डीजल पेट्रोल सब ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना, पता आपको। सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली, मैं इनके बीच में नहीं बोली। सौरभ जी, आप इनको क्यों नहीं रोक रहे? अच्छा ठीक है दीपक जी, ओके, अब सुन ले। अच्छा सुन ले दीपक जी, प्लीज सुन ले। गलत बात। सर, हम बीच में नहीं, पूजा करते हैं, बीच में ना बोलिए। और वो पूजा करते हैं मोदी जी की। हम पूजा करते हैं लोकतंत्र। दीपक जी बीच चिल्लाने में की बस। जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा समझ आ रहा है, प्लीज मेरे को बात करने बात दीजिए। complete करने दिल्ली आप भी सरकार लोकतंत्र की पूजा इकलौती करते ऐसी होंगे ना? सरकार है आप जो बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मुझे बात- ये आज कर भी यहाँ पर रहे हैं। लोकतंत्र बनाए रखिए, हम इनको कांग्रेस बोलने पार्टी दीजिए। लोकतंत्र की बात करते हैं। क्यों रहे हैं?
इस बात से। बीच में नहीं दीपक जी, मैं बी, हाँ मेरे को, मैं किसी को कुछ नहीं कह रही, ए बी, ये बी को कुछ नहीं कह रही, सी को कुछ नहीं कह रही, मैं सिंपल ए की बात बता रही हूँ कि दिल्ली में सबसे कम महंगाई है 3% पे, नेशनल कैपिटल होने के बावजूद। दिल्ली में 42 लाख सब्सक्राइबर्स है जिनका बिजली का बिल जीरो आता है और बाकी सबकी सबसे कम बिजली का बिल है पूरी इंडिया में। दिल्ली में महिलाओं की बस यात्रा फ्री है, दिल्ली में बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा मिलती है, दिल्ली में आपको सबसे बेहतर शिक्षा का स्तर मिलता है, सबसे बेहतर प्राइमरी हेल्थ केयर मोहल्ला क्लिनिक में मिलता है। ये सारी फैसिलिटी सिर्फ दिल्ली में है। दिल्ली में बजट रेवेन्यू सरप्लस है क्योंकि हमारे पास एक पढ़ा लिखा सीएम है जिसको मैनेज करना आता है, जो अपनी जेबें नहीं भरता है, इसलिए हम सरप्लस दे पाते हैं। 45 करोड़ के महल में रहता है दिल्ली में। अच्छा, हो गई उसकी बात हो गई आगे, क्योंकि समय को विषय आगे बढ़ना है ना। दिल्ली में केवल 7 लोकसभा सीटें हैं जी, दिल्ली में केवल 7 लोकसभा सीटें हैं, तो इससे कैसे आप मोदी जी को हराएंगे? पंजाब की और जोड़ लीजिए थोड़ी बहुत। आप इस पे मत जाइए। देखिए इस टाइम पे आप लोगों का मूड देखिए, लोग त्रस्त हैं। लोगों ने देख ली मोदी जी की 9 ईयर की परफॉर्मेंस, लोगों ने देख लिया कि जाति धर्म की राजनीति, डिवीजन की राजनीति, जहां पर ना उनको शिक्षा से मतलब, लगातार हेल्थ में बजट कट रहा है, कोविड हुआ और उन्होंने हेल्थ रिसर्च में बजट काट दिया। आप कह रहे हैं लोग तरसते, जनता अपने आप हराएगी इनको, बिल्कुल, पार्टियों को कुछ करने की जरूरत नहीं। में देखा ये एंटी मोदी वोट पड़ा है, ये अच्छा। एंटी मोदी वोट था जो कर्नाटका में पड़ा, और अब लोगों ने परफॉर्मेंस है। तो वो एंटी मोदी वोट किसको मिलेगा? मैं ये पूछना हूँ, केजरीवाल जी को मिलेगा, मोदी जी को, राहुल जी को मिलेगा, किसको मिलेगा? वहां की चिंता छोड़िए, मैं आपको बता रही हूँ लोकतंत्र की चिंता कीजिए। ये सरकार एक निकम्मी सरकार है जिसने जनता को कुछ नहीं दिया। क्या अरविंद केजरीवाल कभी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? मैं तो चाहूंगी, मैं तो खुल के बता रही हूँ। इस चुनाव 2024 मैं तो चाहूंगी हमारा एक पढ़ा लिखा सीएम प्रधानमंत्री बने, पढ़े लिखे में बड़ा जोर है। आखिरी कमेंट, जब कम से कम लास्ट कमेंट, नाला गैस से चाय बना लेंगे। अब प्रियंका जी, अब लास्ट कमेंट प्लीज। अब देखिए, मैं इनके बीच में नहीं बोला था, मुझे अपेक्षा है कि शांति से सुनिए। अगर ये गाली गलौज नहीं करेंगे तो मैं शांति से लीजिए, शांति सुनिए। अगर ये जैसे उन्होंने प्रियंका चतुर्वेदी के लिए वर्ड्स यूज, अरे मैम प्लीज, अरे भाई, मैंने प्रियंका चतुर्वेदी को कोई गाली नहीं दी है, ये न्यायालय ने कहा है। अरे प्लीज, मैंने कोई गाली नहीं दी है, न्यायालय ने कहा है, वो झूठ बोल रही थी। छोड़िए, सुन लीजिए, सुन लीजिए प्रियंका जी, प्रियंका जी सुन लीजिए। अब इन्होंने जो है पहले भारत में कहां कहां हारी बताया ना, अब इनको बता रहा हूं मैं। उत्तर प्रदेश में आप गई जमानत जब्त, उत्तराखंड में गई जमानत जब्त, हिमाचल प्रदेश गई जमानत जब्त, कर्नाटक गई जमानत जब्त, जहां जहां गए सब जगह जमानत जब्त। जमानत जब्त होने के बाद भी जो है इनकी स्थिति देखिए, फिर भी मैं गाली दे रहा हूं। प्रियंका जी बोलने दीजिए, मैं गाली दे रहा हूं, बात तो कंप्लीट करने गाली दे रहा हूं। आप बोली ना, इनको गाली दे रहा हूं, सुना आपको भाइयों, मैं इनको गाली दे रहा हूं क्या? ये क्यों चिल्ला रही है? सुना प्रियंका जी, आपको क्यों चीख रही है? गलत बात है। तो इनकी जो है जहां जहां जाते हैं श्रीमान अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी, जो एक बोतल पे एक बोतल फ्री देने के लिए कुख्यात हैं, वो फिर लगी चिल्लाने, फिर चिल्लाने लगी है। चिल्ला रही भाई? चलिए, हो गया कंप्लीट करना पड़ेगा। ये केजरीवाल के लिए कह रही है, झूठवाल केजरीवाल है। सवेरे झूठ, दोपहर में झूठ, शाम में झूठ, झूठ के अलावा कुछ नहीं। दो झूठे आपस में लड़के, अच्छा, असली वाला वहां झूठा खड़ा हो गया, झूठे दिखा रहे थे, अब वहां झूठा कूद पड़ा। नहीं करना। अब जनता अब देखिए, इन दोनों के पास ये दशा है, कहीं लड़ने के लिए घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुलाने वाली दशा में। बहुत शुक्रिया। आज इतना ही कुरुक्षेत्र में। प्रेम शुक्ला जी, प्रियंका जी, दीपक झा साहब, अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे साथ आने के लिए। और आप लोगों को एक विशेष धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप लोगों का आज स्टूडियो आने के लिए। आज कुरुक्षेत्र में बस इतना ही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।